छत्तीसगढ़ में झमाझम हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहीं रोड दलदल में तब्दील हो गई है तो कहीं स्कूल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के उन 6 शहरों की तस्वीर है जहां बारिश आफत बनकर बरसी। सुकमा में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। बीजापुर में इंद्रावती के साथ दूसरी नदी और नाले उफान पर हैं। NH 163 पर यातायात बाधित हो चुका है। बेमित्रा के बनराका गांव में बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। डोंगरगढ़ में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। कवर्धा में बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल दिखा, जिसकी वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बिलाईगढ़ में बारिश की वजह से SDM दफ्तर ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि छुट्टी होने के कारण कार्यालय में कोई नहीं था। भानु प्रतापपुर के तालाकुर्रा गांव में पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो गई। लोरमी के सरई पतेरा की सड़क पर पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है। सही तरीके से गड्ढे नहीं भरे गए। अब कीचड़ की वजह से चलना दूभर है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने प्रदेश में चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जारी झमाझम बारिश और बनते चक्रवाती आसार के बीच शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कुछ जगह बारिश से आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में जल भराव की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। गंगरेल बांध पूरी तरह भरने की कगार पर है, जिसके कारण उसके गेट खोल दिए गए। ऐसे में अब बाढ़ और अन्य प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन समेत सभी अधिकारियों को CM ने अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत पहुँचना चाहिए। चक्रवात का घेरा अंदरूनी ओडिशा के ऊपर और ज्यादा प्रबल हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी और कुछ जगहों पर अति भारी बारिश के आसार जताए गए। वहीं प्रदेश के कई जिलों में जारी भारी बारिश के कारण लोगों को अब काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। CM भूपेश बघेल ने बीजेपी के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि राज्य में धान की खरीदी के लिए केंद्र अधिकांश राशि का भुगतान करता है। 3/4 पैसा केंद्र सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ के सियासी समर में धान खरीदी को लेकर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर किसानों को अंधकार में रखने का आरोप लगाया। कौशिक ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र राज्य को 75% राशि मुहैया कराती है। 19 के 1 अप्रैल से और 2022 तक के अभी की स्थिति में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धान खरीदी में 51,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई। वहीं कौशिक के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। CM ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र एक भी पैसा नहीं देता। झूठ फैलाने की मशीन है वो। धान खरीदने के लिए भारतीय केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। कि हमारा झगड़ा इस बात का है कि हम जितना धान उत्पादन कर रहे हैं उतना हमको हमारा चावल नहीं लेते। असल में छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषक मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे। ऐसे में जिस किसी पार्टी के साथ ये वोट बैंक जुड़ेगा, सूबे में सरकार उसी की बनती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 30-31 को पटना में होगी। प्रदेश बीजेपी के सभी 7 मोर्चा के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। JP नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सभी सदस्य और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें पिछली कार्य समिति की बैठक में दी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा के साथ ही अगली कार्य योजना की भी तैयारी होगी। इस दौरान देश भर से आए सभी मोर्चा के अध्यक्ष बिहार विधानसभा में 2 दिन गुजारेंगे। 30 और 31 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य लोग शामिल होंगे। 28 और 29 तारीख को मुझे जमुई जो जिला है वहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इन बैठकों में बीजेपी को खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का भविष्य नहीं है। 23-24 का सपना वो छोड़ दें। बिल्कुल जनता ने उनकी मदद की, 2 बार बड़ा बहुमत दिया। कहीं न कहीं जनता उनसे नाखुश है। देश में पार्टी की जमीनी हकीकत जानने के लिए बीजेपी दिल्ली से निकलकर अलग अलग शहरों में कार्य समिति की बैठक कर रही है।
तो भाजपा ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तर्ज पर अब बीजेपी महिला मोर्चा भी हर बूथ पर अपनी कार्यकर्ताओं को मुस्तैद करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा हर बूथ पर 10-10 कमल सखी की नियुक्त करने जा रही है। कमल सखी अपने अपने बूथ पर जाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवतियों से मिलेंगी। वो मोदी सरकार और प्रदेश में बीजेपी के 15 साल के शासन में महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं का बखान करेंगी। साथ ही प्रदेश सरकार की कमियों को भी सामने रखेंगी। चुनाव के समय ये कमल सखियां अपने अपने प्रभार वाले बूथ की जिम्मेदारी उठाएंगी। बैठक में आगामी कार्यक्रम पर बातें हुई और कमल सखी जो बूथ तक महिलाएं जानी है उनके लिए आगे की योजना बनी। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के कई प्रयोग कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने याद दिलाया कि महिलाएं महंगाई से सर्वाधिक त्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए भाजपाइयों के द्वारा आए दिन लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी का 1 बूथ 10 यूथ का अभियान पहले से जारी है। ऐसे में वो हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने में असहज महसूस करते हैं। बच्चों की अंग्रेजी सुधारने के लिए रायपुर का एक नया सरकारी स्कूल नया प्रयोग कर रहा है। रायपुर के जे.एन. पांडे स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों की अंग्रेजी सुधारने का जिम्मा लिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्चे ब्लूटूथ के जरिए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई कहानियां सुना रहे हैं और अपनी अंग्रेजी सुधार रहे हैं। खास बात ये कि इस ब्लूटूथ को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले योगेंद्र साहू ने तैयार किया है। इनको थोड़ा सा फ्लुएंट और हेजिटेशन फ्री बनाने के लिए शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू हम इनको कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश सीखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इंग्लिश वर्ड नए नए उच्चारण करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल M.R. सावंत के मुताबिक बच्चे जो रोज सुनते हैं उससे अपना लेते हैं। इसी तर्ज पर बच्चे रोजाना अंग्रेजी के शब्दों को सुनेंगे तो उन्हें अंग्रेजी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उस शब्दों को यदि वो सुनते रहेगा, बार बार उसके कान में पढ़ते रहेगा, तो निश्चित रूप से उसको वो भाषा इजी लगने लगेगी। वर्तमान में अंग्रेजी का महत्व समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हर जगह अंग्रेजी रास्ता आसान बनाती है। जे.एन. पांडे स्कूल की ये पहल दूसरे स्कूलों को भी अपनाना चाहिए। अब एक ऐसी सरकारी स्कूल की खबर जहां के 2 शिक्षकों ने स्कूल को स्मार्ट बना दिया और बच्चों का भविष्य, बेहतर भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। कहां है ये स्कूल और यहां पर क्या नया प्रयोग हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। यह है महासमुंद जिले के धर्मपुर गांव का स्मार्ट स्कूल, जहां बच्चों को स्मार्ट टीवी के जरिए शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। साल 2010 तक ये भी आम सरकारी स्कूल जैसा ही था, जहां छात्रों की उपस्थिति 10 तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन यहाँ के 2 टीचर्स ने जन सहयोग से स्कूल को संवारने का बेड़ा उठाया। फिलहाल 1ली से 5वीं तक 56 छात्रों को स्मार्ट शिक्षा दी जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को, चित्रकला, टीवी, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर सिखाया जाता है। और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं, तो ये जो सोच है सर, हम चाहते थे कि ये सोच लोगों के बीच बदले। शिक्षा के साथ छात्रों को खेल की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पढ़ाई से जहां परिजन संतुष्ट है, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भी गदगद हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सभी स्कूल में शिक्षक अगर अपनापन से बच्चों को अपना मान ले और इस तरह से कार्य करें, तो निश्चित रूप से सभी विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा हो सकती है। सरकार सरकारी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जहां आत्मानंद स्कूल खोल रही है, तो वहीं सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों की ये पहल तारीफे काबिल है। डोंगरगढ़ पुलिस ने सेंट्रल स्कूल के छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। शादीशुदा आशिक को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। कैसे हुई ये वारदात आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस दरिंदे का नाम छवि कुर्रे है। शादीशुदा होकर भी स्कूली छात्रा पर प्यार आ गया और फिर उसे पाने के लिए उसे मौत के घाट भी उतार दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके में डंगबोरा डैम की पहाड़ी में 21 जुलाई को स्कूली छात्रा की नग्न हालत में लाश मिली थी। घटना के 2 दिन पहले उसके पिताजी ने भी यहाँ पे FIR दर्ज कराई थी घूमने की। पुलिस के मुताबिक रवि कुर्रे ने वारदात वाले दिन उसे बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और पहाड़ी में ले गया, फिर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दी। हत्या के बाद आरोपी नागपुर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। उसको जंगल के रास्ते घटनास्थल तक लेके गया। उसने उसको मना भी किया, मैं कहाँ लेके जा रहे हो,
लेकिन अपने दोस्तों के हवाले दे के ले गया और उसके बाद उसकी वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। साइबर सेल समेत पुलिस के 8 टीमों के 70 जवान हत्याकांड की जांच में जुटे थे, जिन्होंने आसपास के गांव और शहरों के करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। रायगढ़ नगर निगम के टेंडर को लेकर फसाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। दरअसल 2 साल पहले रायगढ़ नगर निगम में नई सड़कें बनवाई गई थी और काम पूरा होते ही अमृत मिशन योजना आ गई, जिसके बाद पाइपलाइन के लिए जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए और अब उन्हीं गड्ढों की मरम्मत के लिए निगम ने फिर लाखों का टेंडर जारी कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि जब सड़क की खुदाई एजेंसी ने की है तो निगम पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है। मरम्मत का कार्य एजेंसी को दिया जाना है, ऐसा कहा गया था। 87 लाख का टेंडर हुआ है और निगम मत से ये खर्च करने की बात कह रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर निगम के पैसे की बर्बादी है। विकास कार्यों के लिए वैसे ही फंड की कमी बताते हैं। वहीं शहर की मेयर के मुताबिक सड़कों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ही निगम ने ये टेंडर जारी किया है। सड़क पे जो समस्या बनी हुई है और उसके मरम्मत के लिए हम लोगों ने अभी टेंडर किए हैं। बहरहाल नगर निगम का ये भी दावा है कि अभी तो सड़क के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही एजेंसी से हुए एग्रीमेंट की जांच की जाएगी। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों की कनेक्टिविटी का सपना सरकारी पत्रों में उलझ कर रह गया है। इस विधानसभा में इस मुद्दे को चर्चा तो हुई विधानसभा में, लेकिन एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता अभी भी क्लियर नहीं हो सका है। बिलासा एयरपोर्ट 3C लाइसेंस के साथ संचालित है, जहां से केवल दिल्ली और भोपाल के लिए 2 फ्लाइटें उड़ान भरती है। एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए जमीन की जरूरत है, लेकिन एयरपोर्ट के पास भी जमीन भारतीय सेना की है। ऐसे में मामला जमीन वापसी पर अटका है, ताकि नाइट लैंडिंग की सुविधा और रनवे की लंबाई बढ़ाई जा सके। 1.5 साल में जो छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं विमानन विभाग के और जो PWD विभाग के, उन्होंने मुझे लगता है कि कोई काम नहीं किया। वहीं जमीन वापसी को लेकर विधानसभा में जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पत्र भेजा है, जिस पर सरकार आगे काम कर रही है। सेना के मंत्री और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जब तीनों बैठ करके बातचीत करेंगे, तभी यह संभव हो सकेगा कि सेना के जमीन राज्य शासन को वापस मिले। बता दें कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 3 सालों से ये समिति लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार की उदासीनता से संघर्ष सफल नहीं हो पा रहा है।